काफी शानदार सब टॉपिक है। कैलोरीमेट्री क्लास 10th में अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। यूँ तो इफ आई टेल यू, आगे क्लासेस में भी काफी इम्पोर्टेंस है इसका। कैलोरीमेट्री, इसमें कुछ वर्ड्स हिडन है, देखो तो। कैलोरी मीन्स व्हाट? कैन एनीवन टेल मी? कैलोरी इज व्हाट बेसिकली? एनीवन? कैलोरी simply what? Anything that you know? हीट एनर्जी। हाँ, हीट एनर्जी। इट इज अ टाइप ऑफ हीट एनर्जी that is available to a substance, that is available to a that is available for a substance, in fact I can say. So what I was mentioning you, that in this particular topic what we are going to have is the study about heat energy. Calorie is what basically? A unit of a unit of heat. हीट का एक और यूनिट होता है, बताओ कौन सा? जूल। क्योंकि हीट क्या है? एनर्जी है। So can you tell me, can anyone tell me what is basically heat? It is what basically? It is something that, tell me, it is what basically? It is a type of energy that travels from higher level concentration to lower level concentration. If I take a rod, simply I take a rod and I I try to I try to heat it with Bunsen burner. Now you will tell me what is Bunsen burner? Bunsen burner होता क्या है? ये दिख रहा है क्या? ये जिसको मार्क कर रहे हैं, इज इट विजिबल? दिस इज व्हाट वी कॉल बंसन बर्नर। अगर इसको हीट करेंगे तो बताओ क्या होगा? यहाँ से अगर हीट करते हैं इस बंसन बर्नर से, तो दिस पोर्शन ऑफ द बॉडी विल बी मोर एंड मोर हीटेड, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में हीट में। और यू बेटर नो दैट एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो ये जो कंडक्टर है ये भी एटम से बना होगा। अगर ये एटम से बना है इसमें, तो इसमें सीधा सा बात है, थर्मल एनर्जी स्टोर होता चला जाएगा। होगा ना? रूम टेम्परेचर बताओ तो कितना हम लोग कंसिडर करके चलते हैं? 25 to 30 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। इज इट और नॉट? रूम टेम्परेचर इज नियरली 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, वी जनरली कंसिडर इट। बट व्हाट विल हैपन हियर, जैसे ही हम लोग इसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसमें थर्मल कैलिब्रेशन होता है। और थर्मल कैलिब्रेशन के कारण क्या होता है? एटम, जो कि you better know, it consists of nucleus, thereafter K cell, thereafter L cell, will it be thereafter M cell, and later on comes with N cell। सबसे जो बाहर वाला सेल है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल या फिर अल्टीमेट सेल। क्या नाम बोले? जो सबसे बाहर वाला सेल है उसका नाम क्या है? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल, और अनदर नेम इज अल्टीमेट सेल। इट्स नेम इज अल्टीमेट सेल। फिर जो अंदर वाला सेल है, मतलब उसके जस्ट ये अंदर वाला सेल, दिस इज व्हाट वी कॉल पेनल्टीमेट सेल। दिस इज व्हाट वी कॉल पेनल्टीमेट सेल। गॉट इट? वी कॉल इट बेसिकली पेनल्टीमेट सेल। फिर उसके अंदर जो है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है? और ये तो सबसे जो इंटरनली बैठा है, दैट्स व्हाट वी कॉल बेसिकली न्यूक्लियस। सो everybody is knowing that, am I visible to all of you? Tell me. Am I यस visible to all सर। of you? Okay. यस सर, यस सर।
सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू बेसिकली, जैसे हम लोग इसको हीट करते हैं एटम्स में, न्यूक्लियस के अंदर तुम लोग को पता होगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड रहता है। तो इस केस में क्या होता है, हर एक एटम अपने प्लेस पे, चूंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास काफी हैवियर होता है, जिस कारण से इंटायर एटम में, दैट मीन्स इन दिस इंटायर एटम मास एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उस कारण से क्या होता है, एटम का मास काफी हैवियर होने के कारण वो अपने प्लेस पर स्टिक्ड रहता है। स्टिक्ड रहने का मतलब अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होता है। तो सवाल उठता है फिर, होता क्या है, तो उस केस में क्या होता है, अपने प्लेस पर एटम्स वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। उस वाइब्रेशन को हम लोग बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशन। दैट्स व्हाट वी कॉल लैटिस वाइब्रेशन ऑफ एटम। वी कॉल इट बेसिकली लैटिस वाइब्रेशन। अच्छा, ये क्यों होता है? इट इज काउज्ड ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, और इनफैक्ट यू कैन से इट इज काउज्ड ड्यू टू थर्मल कैलिब्रेशन ऑफ इट इज काउज्ड ड्यू टू थर्मल कैलिब्रेशन। अब ध्यान से देखते जाना, जैसे इस ये वाला पोर्शन हीट हुआ, हीट होगा तो चूंकि एटम क्या है, काफी हैवियर है, अपने प्लेस से डिस्प्लेस होना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि सामने वाला भी एटम, और यहाँ भी सपोज दैट यहाँ पे एटम है तो बगल में भी एटम है, उसके बगल में भी एटम, उसके बगल में भी एटम ही है। तो इस केस में क्या होता है, एटम अपने प्लेस से डिस्प्लेस सोचता है कि नहीं, मतलब नहीं हो पाता है। क्यों क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि एटम एक तो खुद ही स्मॉलर एंटिटी है, ऊपर से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसमें काफी ज्यादा मास ऑक्युपाई करके रखता है, जिस कारण से उसका ओवरऑल मास इंक्रीज हो जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। तो उस केस में क्या होता है, हीट एनर्जी का बेसिकली, उस केस में क्या होता है, एटम्स बेसिकली अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होता है। तब सवाल होता है कि एटम अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होता तो फिर होता क्या उस केस में? उस केस में थर्मल कैलिब्रेशन होता है, जिसको हम लोग लैटिस वाइब्रेशन भी बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस, इनफैक्ट ड्यू टू दिस टॉपिक, ड्यू टू दिस रीजन, the heat energy is transferred from one atom to another atom। ये वाले एटम से पास वाले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से फिर अगले एटम में आएगा, फिर अगले एटम में, फिर अगले एटम में आएगा। तो इस तरह से बताओ तो क्या होगा, फाइनली हीट का ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और हीट का ट्रांसमिशन क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर लगातार हीट एनर्जी सप्लाई मिल रहा है, इस वाले एंड को लगातार हीट एनर्जी सप्लाई मिल रहा है, जिस कारण से ये थर्मल कैलिब्रेशन के कारण हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और व्हाट विल हैपन देयर आफ्टर, इट विल बी प्रोपागेटेड। और इसको हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी का फ्लो होना। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। it happens why? Due to thermal calibration of atoms, or in fact you can say it happens due to the vibration, lattice vibration of atoms due to its own position, caused due to stability at its own position, खुद के पोजीशन पर। अच्छा, वो मूव क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसमें मास एड अप करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हीट एनर्जी का फ्लो का काउज क्या है। दूसरा सवाल उठता है, ये यहाँ से क्या सिर्फ इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है क्या? नहीं, ये आसपास हर जगह जाता है। लेकिन बताओ तो, सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बताओ किस में है? पार्टिकल के खुद वाले एटम्स में ना। बाहर में सराउंडिंग है, ये वाला एरिया तो सराउंडिंग है, जहां पर भी हीट ट्रांसफर होगा, बट वो जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट होगा दैट इज काउज ड्यू टू रेडिएशन। बट यहाँ पर तो इसके साथ स्ट्रिक्ट है, मतलब इसके साथ काफी क्लोजनेस में एटम, तो उस केस में क्या होता है, एक एटम से हीट एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर होता है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और फाइनली यहाँ पर लोअर पोटेंशियल था हीट का, और यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल बन रहा था। मीन्स क्या, यहाँ पर हायर पोटेंशियल था और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल था। तो याद रखना, हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, nobody is telling, हायर Higher पोटेंशियल टू, potential to lower potential. या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। व्हाई? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अब सवाल उठता है टेम्परेचर इज व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? और हीट एनर्जी का तो ट्रांसमिशन समझ में आ गया होगा सबको, चार्ज समझ में आया क्या? वेयर इज वेयर इज राइट नाउ, आर यू स्लीपिंग और अवेकन? हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन समझ में आ गया ना, क्यों होता है बताओ तो? कैन एनीवन टेल मी?
सारा कंडक्टर किससे बना होता है? एटम से बना होता है। एटम्स के अंदर क्या रहता है बताओ? एटम्स के अंदर होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास काफी हेवियर होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर स्टिक्ड रहता है। स्टिक्ड मतलब बैठा रहता है। फिर रिवॉल्व कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। अच्छा, जैसे ही हम लोग बंसन बर्नर के थ्रू हीट सप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर के किसी एक एंड को, सपोज दैट दिस एंड इज बीइंग हीटेड, उस केस में क्या होगा? एटम्स जो कि अपने पोजीशन से हिल नहीं सकता है, तो वो क्या करता है? अपने हीट एनर्जी को पास वाले एटम में ट्रांसमिट करता है ना। और चूंकि ये एनर्जी का ट्रांसमिशन करता है, तो ये किस कारण से करता है? तो दैट काउजेस लैटिस वाइब्रेशन ऑफ एटम। और इस लैटिस वाइब्रेशन का दूसरा नाम क्या है? थर्मल कैलिब्रेशन। तो इस कारण से क्या होता है? हीट एनर्जी इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द वन एटम टू अनदर एटम। और चूंकि ये पूरा कंडक्टर एटम से ही बना है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन द हीट एनर्जी इज बीइंग कैरिड ओवर। और अब सवाल उठता है, यहाँ से इधर जाता है, तो इस वाले पोटेंशियल से वहां पर क्यों जा रहा है? क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है। किसके? इस बंसन बर्नर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जिस कारण से हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। इसका मतलब आई कैन से दिस इज एट हायर टेम्परेचर, दिस इज एट हायर टेम्परेचर एंड दिस वन विल बी एट लोअर टेम्परेचर, होगा ना? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर गैप है, इसका मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस है। और उसी टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टी से। ठीक है? दैट टेम्परेचर डिफरेंस इज represented by the symbol delta T. Either you say this or you write it as like this, delta T. Delta is what? Delta T is what basically? Delta T is basically what? T2 minus T1 means either you say T2 minus T1 or you can say delta T is basically what? T final minus T initial। मतलब फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर दो, यू विल गेट द मेजरमेंट ऑफ डेल्टा टी। गॉट इट? अब सवाल उठता है इसके बाद कुछ और भी टॉपिक है, उसको अभी क्लियर करते चले जाएंगे। चलो हमको बताते जाना, हीट इज व्हाट? ये विजिबल है क्या सबको? Yes, इज sir. दिस टॉपिक विजिबल? या कैन यू टेल मी व्हाट इज बेसिकली हीट? व्हाट द बेसिकली हीट इज? हीट एक्चुअली में क्या है? इट इज बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। उस टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ तो? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? डेल्टा टी। Yes. हाँ, दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंट बाय द सिंबल डेल्टा टी। अच्छा, ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होता है? हायर टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। नाउ उठता है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, सो इट विल हैव इट्स एसआई यूनिट जूल। अनदर यूनिट इज कैलोरी। जूल और कैलोरी बोथ आर सेम, both are not some, in fact both are in fact the unit of heat energy। ठीक है? now comes out the relationship between calorie and joule। relationship between calorie and joule is what? 1 calorie will stand for 4.186। अगर इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखे तो 1 calorie is what basically 4.186 joule। so this is the interrelationship between calorie and joule। अब सवाल उठता है कि हम लोग 1 कैलोरी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? द क्वेश्चन arises हाउ वी कैन डिफाइन 1 कैलोरी ऑफ हीट। उससे पहले हम कुछ कुछ टॉपिक को और डिस्कस करते हैं। लेट मी लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, वेट अ सेकेंड। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। सपोज दैट a duster is there। Duster I can't say, suppose that a material is there, got it? If a material is there, you simply start hitting it। तो हीट करने के बाद क्या होगा बताओ तो? ये कुछ समय तक हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और
जब ये फाइनली पूरी तरीके से हीटेड हो जाएगा, ठीक है, क्या बोले, जब ये फाइनली पूरी तरीके से हीटेड हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेगा ये, बेसिकली अपने हीट एनर्जी, जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी अभी भी जा रहा होगा, उसको ये क्या करेगा, अपने से रेडिएट करना स्टार्ट हो कर देगा। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का एक लिमिट होता है कि वो हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद का हीट एनर्जी को ये क्या करता है, रेडिएट कर देता है अपने सराउंडिंग में। ठीक है, दैट हीट इज व्हाट वी कॉल रेडिएंट हीट। दैट हीट इज व्हाट वी कॉल रेडिएंट हीट। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ कैपेसिटी है हर एक ऑब्जेक्ट का, ये उतना ही तक एब्जॉर्ब करेगा हीट। उसके बाद वाला जो भी एक्स्ट्रा हीट आएगा उसको ये डिसिपेट कर देगा अपने एक्सटर्नल सराउंडिंग में। ऐसा ही तो होगा। अगर सपोज दैट ये कॉपर था, पास में एल्युमिनियम हम लोग ले लेते हैं और उसको भी हीट करते हैं, तो बताओ क्या करेगा आफ्टर सम टाइम। जब ये पूरा ये बॉडी, ये पूरा का पूरा बॉडी अगर जब हीट हो जाएगा, जब ये पूरा बॉडी हीटेड हो जाएगा, तो उसके के बाद क्या होगा, अगर फर्दर इसको हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, अब ये क्या करेगा, हीट को रेडिएट करना स्टार्ट कर देगा। करेगा ना। तुम्हारे पास 4 ब्रेड है, तुम्हारे खाने का कैपेसिटी, तुमको हम 10 ब्रेड सप्लाई कर दें, तो बताओ क्या करोगे। जितना दूर तक खा सकोगे खाओगे, बाकी रेडिएट कर दोगे अपने आसपास, आसपास वालों के साथ। बिल्कुल वही मैकेनिज्म यहाँ पर चलता है। ये फाइनली क्या होता है, रेडिएट, मतलब ये रेडिएट कर देता है। रेडिएट करने का मतलब सिंपली सप्लाई कर देना अपने से दूसरे में। तो दैट टाइप ऑफ हीट एनर्जी इज व्हाट वी कॉल रेडिएंट हीट एनर्जी। यू गॉट द कंसेप्शन ऑफ रेडिएंट हीट। इसके बाद जो टॉपिक आता है उस पर चलते हैं हम लोग। वेट अ सेकेंड। इसके बाद एक टॉपिक आता है उस पर चलते हैं हम लोग। जस्ट लेट मी क्लैरिफाई यू ओवर हियर। सर स्क्रीन पूरा ब्लैक दिख रहा है। हाँ हाँ, अभी कुछ किए नहीं है, वेट अ सेकेंड, यू डोंट वरी। नाउ इज इट विजिबल। अब विजिबल है क्या, देखो तो, टेल मी, इज इट विजिबल राइट नाउ। रिप्लाई। अब विजिबल है यस क्या, सर। नो देखो तो। सर, नाउ इट्स नॉट विजिबल। नॉट विजिबल। अभी विजिबल नहीं है क्या। अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखो तो। राइट नाउ इट इज विजिबल और नॉट, यू टेल मी फास्ट। अब तो आई थिंक विजिबल होगा। बाकी सब यस कहाँ रह सर। गए रे। Yes, हाँ sir. हाँ हाँ हाँ। नाउ आई एम एंटरिंग इन योर चैप्टर राइट नाउ। Heat understood, cause of heat understood, radiant heat you understood, conception of temperature little bit you have understood. Now I will move in the chapter. So your chapter is basically calorimetry. Got it? Now there are some thermal properties of matter. Like likewise I can continue with the topic if I continue. So heat is what basically energy trans energy which is transmitted by virtue of temperature difference। बताए थे कि अगर हीट एनर्जी को हम लोग डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के। ठीक है। नाउ अनदर टॉपिक कम्स थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दूसरा सेक्शन है इसका। अब ये क्या स्टडी करने में हेल्प करता है हम लोग को, हीट विच बिकम्स अ काउज ऑफ मोशन एंड डज मैकेनिकल वर्क। Mechanical work you can easily understand. Temperature I have justified right now. Temperature is what? Can anyone tell me? Temperature may be defined as the degree of hotness or coldness of a body. Got it or not? Temperature is defined as the degree of hotness or coldness of a body.
ये बचपन से सुनते आ रहा होगा। नाउ टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का जो डिवाइस है दैट इज व्हाट वी कॉल थर्मामीटर। दिस यू आर नोइंग परफेक्टली। नाउ अब आता है टेम्परेचर का कुछ यूनिट्स था जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोगों ने दिया था। ठीक है, हम लोग बेसिकली तीन स्केल को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन इज केल्विन, सेकेंड इज सेल्सियस स्केल विच वाज गिवन बाय सर कैरलस लिनियस। याद रखना ये बायोलॉजिस्ट था, जनरली ये बेसिकली बायोलॉजिस्ट थे। सर कैरलस लिनियस वाज बेसिकली ए बायोलॉजिस्ट। ही हैड आल्सो गिवन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। याद आया? जिसको याद आया अच्छा बात है। देयर आफ्टर कम्स डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ही हैड गिवन द कंसेप्शन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। अब हम लोग जनरली जिसको कंसिडर करके चलते हैं दैट इज बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर उसी चीज को हम लोग केल्विन स्केल में देखें तो दिस इज 373 केल्विन। freezing point of water will be 273 Kelvin. Boiling point of water in terms of degree Celsius it will be 100 degree Celsius, and freezing point of water it will be 0 degree Celsius. अब बोलोगे सर ये तो थोड़ा थोड़ा बचपन में भी पढ़े थे, इसको यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के टाइम में इसका खासा अच्छा खासा यूज होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में जाएं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। freezing point of water is taken as 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट कम्स कि कंपैरिजन को अगर हम लोग लेके चलें तो सर के भी वही देगा, सी का वैल्यू भी मतलब सी थोड़ा डिफरेंट देगा, एफ भी थोड़ा डिफरेंट देगा। लेकिन याद रखना डेल्टा टी विल ऑलवेज बी सेम इन ऑल द स्केल। आइदर यू सेलेक्ट केल्विन स्केल, चाहे हम डिग्री सेल्सियस स्केल ले लें या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल ले लें, किसी भी स्केल को कंसिडर करके चलें तो याद रखना डेल्टा टी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्या बोले? डिफरेंस इन टेम्परेचर डेल्टा टी विच विल रेफर टू T2 minus T1 will not change. नेक्स्ट कम्स थर्मल एक्सपेंशन। ये तो देखा होगा ना, एक बॉडी अगर हम लोग कंसिडर करें तो तीन तरह का एक्सपेंशन शो करता है। कौन कौन सा? लीनियर, सुपरफिशियल और लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। These all things you have confronted already. Linear expansion, superficial expansion, aerial expansion, वॉल्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज व्हाट। हाँ, अब बोल रहे थे क्या, अब एक टॉपिक पर आ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 1 कैलोरी। अक्सर एग्जाम में आता है डिफाइन 1 कैलोरी ऑफ हीट। तो दो सब्सटेंस लिए थे, याद है अभी जस्ट? एक क्या था? कॉपर, दूसरा था वन वाज कॉपर एंड द सेकेंड वन वाज एल्युमिनियम। तो दोनों को जब हम लोगों ने हीट करा था तो हीट करने के बाद क्या होता है, अलग अलग डिफरेंस से दोनों में हीट सप्लाई हुआ था। तो हम लोग बोल सकते हैं हर किसी का कुछ ना कुछ कैपेसिटी होता है हीट को एब्जॉर्ब करने का, और बाकी हीट एनर्जी को हीट रेडिएट कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिएंट हीट के नाम से। तो जितना हीट वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है उसको हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। दैट्स व्हाट वी कॉल हीट कैपेसिटी। नाउ कम्स आउट कि हम लोग 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं। if I select 1 gram of water, what did I tell you? If I select 1 gram of water and I heat it from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius, such that temperature must be remaining 1 atmosphere. टेम्परेचर को 1 एटमोसफेयर रखते हुए, तो उस केस में जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 कैलोरी। दैट्स व्हाट वी कॉल 1 कैलोरी। अब याद रखना कि as a result of heating we have several phenomena like melting, vaporization, sublimation, temperature rise। क्योंकि हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा ही। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। दिस इज व्हाट बेसिकली द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन W एंड H। मैकेनिकल इक्विवेलेंट को हम लोग J से डिनोट करते हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली द रेशियो ऑफ W बाय H। अब बोलोगे W बाय H क्या है? W is the amount of work done
and H is the amount of heat energy supplied. Got it? The amount of work done and H is the amount of heat energy supplied. Work done, अगर हम लोग 1 कैलोरी हीट को सप्लाई करते हैं तो पता चलता है वही वर्क डन के टर्म में जाकर के 4.186 जूल हो जाता है। क्या बोले? अगर 1 कैलोरी हीट हम लोग सप्लाई करते हैं तो वो लगभग इक्विवेलेंट है 4.186 जूल के। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब तो ये बोल सकते हैं आप ना कि 1 कैलोरी विल बी इक्वल टू 4.186 जूल। हाँ बिल्कुल। और याद रखना, दिस इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू यूनिट्स ऑफ हीट। इसके बाद आता है एक टर्म स्पेसिफिक हीट। अभी हम जस्ट बोले थे कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कोई भी सब्सटेंस ग्रैब करके अपने अंदर रख सकता है, दैट्स व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक हीट। अब इस पर चलते हैं, कुछ कुछ लिख करके चलते हैं हम लोग, कैसे होता है और क्या होता है देखते जाना। वेयर इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट? heat capacity I haven't justified. Wait a second. Water equivalent, thermal expansion I have justified. Now I will describe the term calorimetry, the science associated with determining the changes in energy of a system by measuring the heat exchanged with the surrounding। ये तुम लोग को लग रहा होगा थोड़ा हम उल्टा पुल्टा लेके जा रहे हैं, लेकिन ये ऑर्डर सही है। तुम लोग को लगता होगा सर पहले कैलोरीमेट्री करते फिर आगे चलते उस सब में, लेकिन नहीं, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। हीट इज व्हाट? if a system is there, I supply heat, what will happen? It will exchange the heat into the surrounding, and may be possible कि ये surrounding से भी heat ले सकता है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है किसी भी सिस्टम में या किसी भी सब्सटेंसेस में। नाउ इसके बाद आता है कि अगर एक इंसुलेटेड सिस्टम हो, क्या बोले, इफ अ इंसुलेटेड सिस्टम इज देयर, so heat lost by the hotter body will be same as heat gained by the cooler object or cooler body। अगर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं हम लोग, हीट को सप्लाई करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, हीट गेन करके रख लेगा अपने अंदर। लेकिन जैसे ही अब फर्दर हीट सप्लाई करना बंद कर दें तो उसके बाद क्या करे, अपने से हीट रेडिएट करना स्टार्ट कर देगा टू इट्स एक्सटर्नल सराउंडिंग। तो दैट्स व्हाट वी कॉल, दैट्स द केस, जितना ये हीट गेन कर रहा है मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना ही सप्लाई कर सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये तो ए नंबर था, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर एक बॉडी है और उसके कांटेक्ट में दूसरा बॉडी को ला करके रख दे, तो जितना ये हीट एनर्जी, जितना फर्स्ट बॉडी हीट एनर्जी को सब लॉस करेगा उतना ही ये सेकेंड बॉडी इसके हीट एनर्जी को गेन करेगा। मतलब अगर सपोज दैट ये 10 जूल का हीट एनर्जी लॉस किया और ये दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब सीधा सा बात है कि 10 जूल का एनर्जी ये गेन करेगा। होगा ही ना? समझ में आ रहा है क्या हीरो? कुछ ज्यादा तो नहीं ले जा रहे हैं हम ना डीप में? टेल मी। नहीं नहीं सर, सब ठीक चल रहा है। कौन बोल रहा है? सत्यम बोल रहे हैं सर। क्या तुम सो गया क्या? पर क्या मेरे के बाद कोई नहीं सुन रहा है सर। सो गया क्या? अब सोया हुआ लग रहा है सर। अब गेम खेल रहा होगा सर। गेम खेल रहा है क्या रे सर? लग रहा है सर गेम खेल रहा है सर। गेम खेल रहा है क्या तुम लोग? ऐसा तो नहीं ना है? सुन रहे हैं सर। मेरा अटेंडेंस पक्का हम्म। है। तुम्हारा अटेंडेंस पक्का है लगता है। ये लोग को थोड़ा बुक का चाहिए, हमको समझ में आ गया। थोड़ा हम एक्स्ट्रा कर जा रहे हैं लगता है। क्या कहाँ ठीक तो है सत्यम, सर। तुम तो ऑनलाइन दिख रहा है गेम में। ले ले ले, कौन बोल रहा है रे? हम आनंद सर। अच्छा। अरे सर आपका तो ऑनलाइन दिख गए हुआ है। अच्छा आज कहाँ रह ऑनलाइन गया गेम नहीं तो? खेल रहा है सर, ऑनलाइन दिखा है वो। अच्छा ऑनलाइन दिख रहा है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या सत्यम, यही से और बोर्ड सर चलेगा, गेम में बोर्ड होगा।
हम तो चाहत रे गेम में तुम है नहीं जगह है मेरे क्या? पास। चार्ज चाहत सो क्या जगह गया है सर? क्या? सर। चाहत जगह है क्या? हेलो। चार्ज सो गया सर वो। सो गया क्या रे? लगता है वो लोग सो गया है। सर हमको पढ़ाई चलो तक लेट ढूंढने पड़े। let me continue. यस सर Now, यस। now another topic comes heat capacity. Heat capacity is what? Uh, no, sir. He is responding, no, sir. Okay. Chat is responding, no, sir. He is not sleeping. He is still awakened. समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा डीप हो जाएगा तो बोलना। ज्यादा डेप्थ में लेके जा रहे हैं हमको लगता है। नॉर्मल रहने दे बुक लेवल का क्या? नहीं नहीं सब सही है सर। आली चल रहा है ना आल सही इज से? वेल। यस सर आल इज हाँ। वेल। हाँ। कहता है क्या? हीट कैपेसिटी इज व्हाट? द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी दैट इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फॉर ऑल द गिवन मास ऑफ अ मटेरियल। दैट मीन्स व्हाट? इफ आई टेल यू हीट कैपेसिटी, बताए थे हर एक सब्सटेंस का, मतलब हर एक मटेरियल का अपना अपना हीट को गेन करने का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। दैट्स व्हाट वी कॉल हीट कैपेसिटी। नाउ कम्स आउट कि इफ आई टेक अ unit mass such that its specific heat such that its heat capacity is S, then the amount of heat capacity that it can hold, that is represented by delta Q, will be equal to m times S, where m refers to mass and S refers to specific heat. देखो इस सब्सटेंस को मैंने क्या किया, हीट सप्लाई किया, और हीट सप्लाई करने के बाद जो हीट का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, दैट इज through the formula m times s. That means this delta q will be equal to the product of mass and heat capacity. अब सवाल होता है कि ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज व्हाट? बेसिकली दिस इज जूल पर केल्विन, और सीजीएस यूनिट में अगर जाए तो इट विल बी कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। अब हमको लगता है थोड़ा थोड़ा बुक लेवल से जाना चाहिए, क्योंकि इधर से अगर जाते रहेंगे तो फिर पता चला तुम लोग के लिए हाई हो गया। इसके बाद हम लोग एक और चीज यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ये ये आता है, और ये देखते जाना क्या होता है लेटेंट हीट। दिस इज व्हाट बेसिकली, you better know there is the phase change in water. That means सब्लिमेशन करके, क्या सॉरी, मेल्टिंग करके ये वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, और हीट हीट सप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू स्टीम। और फर्दर अगर हम लोग सॉलिडिफाई करना चाहें तो सॉलिडिफिकेशन के बाद क्या होगा बताओ तो? ये अगर उसको हीट हम लोग उससे विथड्रॉ कर लें, निकाल लें, तो स्टीम विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर, वाटर अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस। तो सवाल आता है क्या कि इस केस में इस केस में जो इस केस में कुछ टॉपिक है, उसको उसको दिखाते हैं वो क्या होता है। अगर एक कंटेनर है, कंटेनर में आइस क्यूब है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद जैसे ही वो हीट होगा तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा वाटर एट रूम टेम्परेचर से वाटर एट रूम टेम्परेचर से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ही तो होगा। उसके बाद जब फर्दर हीटिंग करेंगे तो वही वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब इस केस में हमको बताओ कि क्या वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस जब हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज ही तो हो रहा है। इसमें सिर्फ फेज चेंज ही नहीं हो रहा है। वाटर से किस में कन्वर्सन हो रहा है? स्टीम में कन्वर्सन हो रहा है। इसका मतलब लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। क्या ये समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहे हैं अब। चाहते रहे सो गया फिर से क्या?
चार्ज ये तो छोड़ दिया सर, हाइसेनबर्ग, रात लीव कर नहीं नहीं दिया। नहीं, हाइसेनबर्ग में कन्वर्ट हो गया वो। देखना तो इस केस में क्या होगा, ये वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में क्या होता है बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ फेज का चेंज होता है। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू चेंज द फेज, वी कॉल इट लेटेंट हीट। वी बेसिकली कॉल इट लेटेंट हीट। वी बेसिकली कॉल इट लेटेंट हीट। मतलब कहने का मतलब ये है कि water at room temperature got converted into steam. Water at room temperature got converted into water at 100 degree Celsius. Further, water at 100 degree Celsius got converted into steam at 100 degree Celsius. तो जिस समय तक वाटर एट रूम टेम्परेचर से वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्सन हुआ, तो उस केस में क्या हुआ, वाटर हीट एनर्जी को गेन किया। तो गेन करते करते इसके अंदर टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हुआ। और फर्दर जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस को अटेंड कर लिया, यानी अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेंड कर लिया, तो उसके बाद फर्दर ये हीट एनर्जी को गेन नहीं कर सकता है। अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जितना फिर फर्दर हीट ये जो गेन करता है, उस हीट से ये फिर अपने आप को चेंज करता है इनटू स्टीम। ठीक है, तो इस केस में आप बताओ जो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी सप्लाई हुआ वो क्या हुआ, वाटर के फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट किया गया स्टीम के फिजिकल स्टेट में। तो इस केस में क्या हुआ, बेसिकली कन्वर्सन ऑफ स्टेट हुआ। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है फॉर अ सब्सटेंस टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, दैट्स व्हाट वी कॉल लेटेंट हीट। यू गॉट द कंसेप्शन और नॉट? कैलोरीमेट्री अंडरस्टूड, concept of phase change and latent heat understood, got it? thereafter हीट कैपेसिटी का कंसेप्शन पता चल गया। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन तो आता ही था। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट समझ में आ गया। ठीक है, कंसेप्शन ऑफ हीट समझ में आ गया। ठीक है, ये सब तो पता ही था। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पता चल गया। कंपैरिजन ऑफ स्केल्स ये भी पता चल गया। टेम्परेचर का कंसेप्शन पता चल गया, दिया कौन कौन सा साइंटिस्ट था मिलके, इसके बारे में पता चल गया। टेम्परेचर का बेसिक कंसेप्शन क्या होता है, दिस यू गॉट। conception of heat and thermodynamics you got. Now I will do, I will move on your book right now. अब हमको लगता है कोई भी टर्म बचा नहीं है, हमको लगता है बचा बताने के लिए। कैलोरीमेट्री गॉट, लॉ ऑफ मिक्सचर पर आएंगे, ये सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। अच्छा, एक और टॉपिक आता है मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। ये सबको पता होगा, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर लेवल कंसंट्रेशन टू लोअर लेवल कंसंट्रेशन। सॉलिड में अगर हुआ तो कंडक्शन, लिक्विड में हुआ तो कन्वेक्शन, और अगर गैसेस में होता है तो रेडिएशन। कंडक्शन यू बेटर अंडरस्टैंड, ये रॉड से इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन में हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है। ये निकलता हुआ हीट एनर्जी इस लिक्विड को लेयर वाइज हीटिंग सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है लेयर वाइज, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। पास बैठा हुआ पर्सन को हीट का फीलिंग आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस, ड्यू टू हीट ट्रांसफर इन गैसेस। तो ये जो हीट ट्रांसफर होता है दैट्स व्हाट वी कॉल रेडिएशन। ये देयर वेर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। कंडक्शन यू गॉट, ये क्यों होता है, हीट ट्रांसफर ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉलिजन। मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करता है, जिस कारण से ये वाला पोर्शन से हीट एनर्जी का ट्रांसफर होके इस वाले पोर्शन में पहुंच जाता है। देयर आफ्टर इट इज ऑल्सो caused ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी gained that is shared between adjacent molecules। मतलब पास बैठे वाले एटम्स के अंदर हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। फिर आता है एक और टॉपिक, एवरेज पोजीशन ऑफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज। बताए थे एटम अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर क्या शो करता है, वाइब्रेशन शो करता है। तो
इस केस में क्या होता है, कंडक्शन इन्वॉल्व्स हीट ट्रांसफर बट नॉट मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब एटम्स अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। और उस हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन का काउज क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन, जिसको हम लोग डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कन्वेक्शन। एनर्जी ट्रांसफर होगा इसमें भी और इसमें भी। इसमें मास ट्रांसफर नहीं होता है, बट इस केस में मास का ट्रांसमिशन होता है। जो लिक्विड नीचे में खौल रहा है, वो हो सकता है, चांसेस है कि वो ऊपर की तरफ प्रोपागेट कर जाए। सो दिस इज द केस ऑफ convection in which it is a mode of heat transfer by actual motion of matter. It is possible only in fluid. Natural fluid moves due to density difference. ये तो पता होगा, डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी जिसको हम लोग रो सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली इज रो। Forced fluid is moved by means of external force like fan, blower, etc. तो याद रखना, कन्वेक्शन के केस में क्या होता है, हीट एनर्जी का तो ट्रांसमिशन होता ही है, साथ ही साथ, साथ ही साथ किसका ट्रांसमिशन होता है बताओ, मास का भी ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, रेडिएशन तो देखा होगा, हीट ट्रांसफर विदाउट द नीड ऑफ मटेरियल मीडियम, बिना किसी मटेरियल मीडियम के नीड के कारण ही इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। दैट्स द केस ऑफ रेडिएशन। क्योंकि सन से आने वाला हीट एनर्जी अपने अर्थ तक पहुंचता है और बीच में कोई मीडियम है भी नहीं। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, which do not require any material medium to for its transmission. तो दैट्स द केस ऑफ रेडिएशन। इसके बाद अब चलते हैं, फेस चेंज यू हैव गॉट, लेटेंट हीट आई हैव जस्टिफाइड ना, चेंज इन द फेस ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फेज चेंज होगा। तो उस केस में हम लोग जो बोलते हैं, जो हीट एनर्जी गेन किया गया, दैट्स व्हाट वी कॉल लेटेंट हीट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एल। तो एक काम बताओ हमको कि, एक मिनट, व्हाट इज हैपेंड ओवर हियर, डेल्टा क्यू इज बेसिकली व्हाट, हीट एनर्जी सप्लाइड। Delta Q will be calculated as M times L, where L is basically the case of latent heat. Now I will move on your book. अब ज़्यादा हाई लेवल नहीं करेंगे, बेसिक लेवल जो कंसेप्शन था, that I have justified. Now I will try to move on your book. देखते जाना. Now I am going to move on your book section. Now I am going to move towards your book section. Is the screen visible to all of you? Anyone is living or everyone is died? Everyone is living, I think. Who has responded? Okay. Yeah, tell me what you want. Tell me what you want. Okay, you are living. Concept of it I have justified entirely. Concept of it तुम्हारे बुक में लोअर लेवल पे चला है, ये 8th क्लास में भी पढ़ा होगा,
द केस ऑफ इंटरनल एनर्जी, देखो क्या है, वी नो दैट each substance is made up of molecules. The molecule is in a substance are a state of random motion, and each molecule exerts a force of attraction on other molecules. Thus, molecules possess kinetic energy due to their random motion. अपने random motion के कारण वो kinetic energy possess करता है. याद रखना, the sum of kinetic and potential energy is what we call internal energy. This is what we call basically internal energy. So total internal energy को हम लोग याद रखना डेल्टा यू से डिनोट करते हैं. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा यू, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, दैट्स व्हाट वी कॉल डेल्टा यू विच इज इंटरनल एनर्जी. एक हॉट बॉडी के पास ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगा देन अ आइडेंटिकल कोल्ड बॉडी. दो इफ टू बॉडीज आर टेकन such that the first body is hot and the later on body is cold, so in that case what will happen? In that case it will have more kinetic energy, it will have more internal kinetic energy as compared to this one. This I have already justified. The case of heat. Heat is a form of energy which flows from a hotter body to a cold body when they are kept in contact. जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है, जो हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, जिस एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल हीट एनर्जी. दिस आई हैव ऑलरेडी जस्टिफाइड. नाउ कम्स मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट इज व्हाट वी कॉल कैलोरीमेट्री. क्यों? अब ये कहाँ से आया था? कैलोरी, जो कि एक ऐसा यूनिट है किसका, जो कि एक यूनिट है किसका, हीट एनर्जी का. सो आई हैव जस्टिफाइड दिस टर्म हीट कैप. यूनिट ऑफ हीट इज व्हाट बेसिकली जूल, which we call the SI unit of heat. Other commonly used unit of heat is what? Calorie. Its symbol is Cl. अभी जस्ट ये डिस्क्राइब किए थे कि 1 calorie is how it is defined is the quantity of heat energy that is required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. This I have justified right now. You are living or who is sleeping? जगा हुआ है क्या? किसका माइक ऑन है? अभी तो माइक ऑन किया मेरे अलावा. Whose mic is on? वो सर पता नहीं, कोई है बच्चा. अच्छा, now question arises, what is the meaning of 1 calorie? So how it is defined? It is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. ये अभी जस्ट कर चुके हैं ये सारा टॉपिक, क्या है ना. दिस आई हैव जस्टिफाइड. 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है. दिस ऑल्सो आई हैव जस्टिफाइड. हीट एनर्जी का काउज क्या, वो भी जस्टिफाई कर चुके हैं. कैलोरी इज व्हाट बेसिकली स्मॉलर यूनिट ऑफ हीट. दिस आई हैव जस्टिफाइड. हम लोग उसके लिए थोड़ा सा बिगर यूनिट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं किलो कैलोरी. और 1 किलो कैलोरी में जैसे 1 kg में 1000 ग्राम होता है, उसी तरह से 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है. टेम्परेचर, हाँ देखो तो ये आता है डिफाइन. 1 किलो कैलोरी इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू raise the temperature of 1 kilogram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. This also I have justified. कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर बहुत ही शानदार तरीके से किए थे अभी जस्ट, है ना. तो टेम्परेचर ही वो पैरामीटर है which tells us thermal state of a body, the degree of hotness or coldness of a body. This I have justified. It determines the direction of flow of heat when two bodies at different temperatures are placed in contact. दो बॉडी को उठा लें, आपस में कांटेक्ट में रख दें, तो हीट एनर्जी का जो ट्रांसमिशन होगा वो कौन सा करेगा? दैट इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर.
Unit of temperature I have justified, Kelvin. Got it. Thereafter comes degree Celsius. This also I have justified. Both are related as this. अगर हम लोग को याद रखना डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में जाना हो, तो वी सिंपली ऐड 273। और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना हो तो वी सिंपली सब्ट्रैक्ट 273। वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट 273। concept of delta T I have justified. Since the temperature on two scales differ by constant number, a degree or temperature difference is same in both Celsius and in Kelvin scale। ये भी बता चुके थे कि बताए थे कि डेल्टा टी का वैल्यू सेम आएगा। हालांकि टी का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में अलग आ सकता है, केल्विन में अलग आ सकता है, फ़ारेनहाइट में अलग आ सकता है, लेकिन डेल्टा टी का वैल्यू सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा नंबर ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा वो तो एक से दूसरे में जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो डिमिनिश हो जाएगा ना, और डिमिनिश हो जाएगा तो डेल्टा टी का फाइनल वैल्यू सेम आ जाएगा चाहे किसी भी स्केल में जाए। नाउ आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग, हु इज आउट देयर, somebody has entropy of universe। Okay, you are not in a level to understand entropy of universe। Right now if I will start explaining Prevost's theory or Stephen's law, you won't be able to understand because you need to have the idea of calculus। तो कैलकुलस तो आता है नहीं है, अभी तो छोटा छोटा बच्चा हो तुम लोग, क्लास 10th का, तो ज्यादा डीप लेवल पे नहीं ले जा सकते। ये क्लास 10th है तो इसलिए क्या किए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के तरीके से लेके गए सो दैट इट विल बी, ये टॉपिक बोरिंग नहीं लगे, ये टॉपिक इजी लगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमने पीपीटी का यूज किया। नाउ क्वेश्चन उठता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। देखते जाना, कुछ कुछ फैक्टर्स है जिस पर ये डिपेंड करता है। द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। पहला तो मास ऑफ बॉडी, ठीक है, दूसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। हालांकि एक्सप्रेशन में इसका कोई खास यूज नहीं होगा, ठीक है। अब ये और ये तीसरा वाला, इस तीनों को लेकर के चलते हैं, कैसे होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। गॉट इट, वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट फर्दर। देखते जाना, बोले एक चाइना डिश है सपोज दैट, ठीक है, और उसको क्या किया मैंने, बंसन बर्नर से स्टार्ट किया हीट करना। उसके अंदर आइस क्यूब रखा हुआ है, आइस क्यूब रखा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा। और हीट एनर्जी का जैसे ही बोल सकते हैं हम लोग, हीट एनर्जी का अगर ट्रांसमिशन होगा तो उस केस में व्हाट विल हैपन, इट्स टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर का राइज होगा। और अगर टेम्परेचर का राइज होगा तो अगर उस हीट एनर्जी को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर दे, क्या बोले, उस हीट एनर्जी को अगर हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो सीधा सा बात है, पहले हीट इनिशियल था, कुछ ना कुछ उसका खुद का हीट था। हीट इनिशियल को हम लोग एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट का टेम्परेचर सप्लाई करने के बाद फिर फाइनल हीट भी उसके अंदर होगा, फाइनल हीट एनर्जी, जिसको हम लोग एच एफ से डिनोट करते हैं। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण काउच किया गया, दैट्स द फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट, दिस विल बी स्टोर्ड एज द टोटल internal energy of the system। So that total internal energy is what we represent by the symbol delta H, और इसको हम लोग दूसरे तरीके से डेल्टा क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा क्यू का कंसेप्ट आ गया कि पहले इस जब इसको हीट नहीं कर रहे थे तब जो इसके अंदर हीट एनर्जी, सब हीट एनर्जी उसका टोटल इंटरनल हीट एनर्जी था, यानी इनिशियली जो था उसको हमने एच आई से डिनोट किया।
बंसन बर्नर से हीट करने के बाद जो इसका फाइनल हीट एनर्जी आया उसको मैंने HF से डिनोट किया। तो इसका मतलब चूंकि हमने हीट एनर्जी को सप्लाई करा है, इसलिए देयर इज द डिफरेंस ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी बिटवीन फाइनल वन एंड इनिशियल वन। तो उस डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसके थ्रू? डेल्टा एच के थ्रू। तो डेल्टा एच इज व्हाट? बेसिकली द डिफरेंस इन हीट एनर्जी। अब ध्यान से देखते जाना, डेल्टा क्यू का अक्सर यूज करेंगे हम अभी। इफ आई से यू डेल्टा क्यू, ध्यान से देखना, थोड़ा सा आइस है तो कम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगा। आइस का क्वांटिटी को और बढ़ा दे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस टू बी हीटेड। जिस सब्सटेंस को हीट करना है उसके क्वांटिटी पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टेक दिस एज इक्वेशन 1। अब एक और टॉपिक आता है, दिस डेल्टा क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। टेक दिस एज इक्वेशन 2। डिफरेंस इन टेम्परेचर इसको एक्सप्लेन करते हैं। जितना ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे जितना ज्यादा हीट एनर्जी सब जितना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होगा। पहले सपोज दैट 10 डिग्री सेल्सियस था, बाद में 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर उसको और हीट सप्लाई किए होते तो बताओ, वही 10 डिग्री सेल्सियस से ये 40 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होता। और ज्यादा हीट सप्लाई किए होते तो इनिशियली जो 10 डिग्री सेल्सियस था, हो सकता तो वो 70 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता। तो ये था इनिशियल हीट, दिस इज क्या? इनिशियल टेम्परेचर टी आई, और ये था फाइनल टेम्परेचर टी एफ। तो हम लोग डेल्टा टी कैसे निकालते हैं बताओ तो? डिफरेंस इन टेम्परेचर से, दैट मीन्स टी एफ माइनस टी आई, दैट मीन्स क्या? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब देखते जाना, ये फाइनल टेम्परेचर इस वाले केस में कितना है देखो तो, 30, और ये वाला 10 है। 30 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 20। इसका मतलब फर्स्ट केस में डेल्टा टी का वैल्यू कितना आया? ये फर्स्ट केस में डेल्टा टी का वैल्यू आ गया, फर्स्ट केस में डेल्टा टी का वैल्यू आया 20 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से सेकेंड केस में डेल्टा टी का वैल्यू कितना आया? सेकेंड केस में डेल्टा टी टू। तो बोलोगे सर 40 में से 10 को माइनस कर दीजिए, इट इज 30 डिग्री सेल्सियस। थर्ड केस में डेल्टा टी का वैल्यू कितना आएगा? तो सर बोलोगे 70 में से 10 को माइनस कर दीजिए, इट विल बी 60 डिग्री सेल्सियस। सो डेल्टा टी इज व्हाट? बेसिकली डिफरेंस इन टेम्परेचर फ्रॉम with reference to initial raised till the final temperature is achieved. तो that's what we call delta T। अब एक चीज बताओ, किसी भी सब्सटेंस को जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर टोटल इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। तो आई कैन से डेल्टा क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, सो आई कैन राइट हियर ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and equation 2, what we will get here? We will get here delta q is directly proportional to m delta t। ठीक है, delta q is directly proportional to m delta t। delta q can be equated with m delta t by a constant written in the form of product, which is s। So I can say delta q is equal to ms delta t। Here s stands for specific heat capacity, this is what we call specific heat capacity, दिस इज व्हाट वी कॉल। किसी किसी बुक में इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, एम सी डेल्टा टी। तो याद रखना, सी और एस सेम है, सी और एस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, इट इज सेम थिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा और एम एस डेल्टा टी, और इनफैक्ट एम सी डेल्टा टी। किसी भी एक्सप्रेशन को लिख देंगे तो
दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। गॉट इट? तो ये तो समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्शन। mc डेल्टा टी कैसे आता है? डेल्टा क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू m, q will be proportional to difference in temperature, so q will be proportional to the product of m delta t. So q can be equated with m delta t by constant c, or c is what we call specific heat capacity of the substance. Specific heat capacity of the substance. हाँ, अब ये क्या होता है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस एंड इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सटेंस। सब्सटेंस से उसको कुछ लेना देना नहीं होता है, सिंपली एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट The amount of heat contained in a body depends on its mass, temperature, and material of the body. Differences between heat and temperature you can easily get. Era heat, this is what we call temperature. So I can say here, or in fact I can negotiate over. Heat is basically the form of energy which flows from a hot to cold body when they are kept in contact. लेकिन टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ पैरामीटर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑन कीपिंग द टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर इन कंटेक्ट। मतलब हॉट से तो कोल्ड में ही जाएगा ना हमेशा, ऐसा थोड़ी है कि कोल्ड से हॉट बॉडी में जाता है हीट एनर्जी, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट चूंकि एनर्जी है तो इसका ऐसा यूनिट जूल हो जाएगा। ये टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। ये भी आता है अक्सर। अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। हाउएवर टेम्परेचर of a body depends on the average kinetic energy of its molecule due to random motion. Heat is a measured by principle of calorimetry. ठीक है। टेम्परेचर इज measured by a thermometer. It is simply a device that comes under action. Two bodies having same quantity of heat may differ in their temperature. हो सकता है दो बॉडीज को हमने उठा लिया, उसके अंदर हीट एनर्जी सेम है, यानी इंटरनल हीट एनर्जी सेम है, बट हो सकता है उसके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ, टू बॉडीज में हैव सेम क्वांटिटी ऑफ हीट बट मे डिफर इन देयर टेम्परेचर। टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है बट it will have same quantity of heat energy, क्योंकि heat energy is basically measured internally. It is the total internal energy of a body. Two bodies at same temperature may differ in quantities of heat contained in them. This is easier thing. When two bodies are placed in contact, the total amount of heat is equal to the sum of heat of individual body. दो बॉडी को उठा ले, एक मान लो हायर पोटेंशियल पर है, दूसरा लोअर पोटेंशियल पर है। मान लेते हैं एक 100 डिग्री सेल्सियस पर है, दूसरा -40 डिग्री सेल्सियस पर है। तो टोटल एनर्जी अगर बोल दें, टोटल हीट एनर्जी बोल दें, हालांकि ये हम इसमें एक मिस्टेक कर दिए, ये डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि जूल होगा। ठीक है, दिस इज जूल। तो टोटल अगर हम लोग को नेट निकालना होगा हीट एनर्जी, डेल्टा एच, और इनफैक्ट आई कैन से एच नेट। अगर हम लोग को नेट एनर्जी निकालना होगा, दिस विल बी द सम ऑफ 100 जूल प्लस माइनस का 40 जूल। दिस विल बी बेसिकली 60 जूल। गॉट इट? अभी जस्ट बताए थे कि थर्मल और हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस is what the amount of heat energy required to raise its temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. It is denoted by symbol C dash. Heat capacity is given by this amount of heat energy supplied to rise in temperature, which is delta T. ये तो हम अभी जस्ट किए थे ना। डेल्टा Q was basically what? Directly proportional to m delta T. डेल्टा Q was given by mc डेल्टा T। तो हमको बताओ C का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? डेल्टा Q बाय m डेल्टा T। और अगर m का वैल्यू 1 ले ले, इट विल बी डेल्टा Q बाय, वेट अ सेकेंड, इट विल बी डेल्टा Q बाय डेल्टा T।
अगर m का वैल्यू 1 ले ले, अब बोलोगे 1 ले लें क्या, क्या मतलब 1 लेने का? 1 लेने का मतलब होता है 1 kg यूनिट मास के लिए। यूनिट मास के लिए अगर हम लोग कंसिडर करें तो दिस इज हाउ वी मेजर। नाउ कम्स आउट द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। ये छोटा सा चीज है, इसको बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में माइंड में रखना कि वैल्यू तो सर लिख देंगे बट उसका एक्चुअल यूनिट लिखना मत भूलना। ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन। इट इज ऑल्सो रिटन एज जूल पर डिग्री सेल्सियस। अदर कॉमन यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन और कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। दीज आर सम ऑफ द बेसिक आइडियाज, बहुत बेसिक बेसिक दिया है तुम लोग के बुक में। ठीक है, 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ये तो सबको पता है। किलो मीन्स ही होता है 10 to the power 3, तो 10 to the power 3 मीन्स 1000, तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होगा। नाउ ये कंसेप्शन आई हैव जस्टिफाइड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस ऑलरेडी आई हैव जस्टिफाइड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, यूनिट मास के लिए अगर हम लोग कंसिडर करें, इट इज डिटरमाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे वाटर के केस में कितना लेते, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये इसके इररिलेवेंट होते हुए हम लोग इस चीज को कंसिडर करके चलते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस को राइज करने में जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगा, दैट विल बी रेफर्ड एज दैट विल बी रेफर्ड एज specific heat capacity. This will be referred as specific heat capacity. So C is given by amount of heat energy supplied by mass into rise in temperature. This already I have justified. Q is equal to mc delta T, ये कर चुके हैं। इसका डेरिवेशन भी जस्ट करके दिखाए थे ना अभी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड ये रहा थर्ड पॉइंट। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन पर किलोग्राम और जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलोरी से किलो कैलोरी में अगर जाएंगे तो इट विल बी 1000 से बस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 1 कैलोरी में कितना आता था बताओ तो, 4.186 जूल था। अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं इट इज 4.2 जूल। तो अगर हमको इसको किलो कैलोरी में लेके जाना हो तो 10 to the power 3 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट इट दिस वे। क्योंकि 1 कैलोरी में 4.2, तो 1 किलो कैलोरी के रेफरेंस में लेंगे तो इंटू कर देंगे 10 to the power 3 से, होगा ना। अब आता है एक चीज और, डेल्टा क्यू बताओ तो क्या था, mc delta T। और डेल्टा क्यू अगर हम लोग हीट कैपेसिटी के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, इट विल बी m delta T, इट विल बी कैपिटल C डेल्टा T, होगा ना। अब कंपैरिजन कर लो तो डेल्टा क्यू से मैच कर गया, डेल्टा टी से मैच कर गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल सी विल बी इक्वल टू एम टाइम्स स्मॉलर सी। ये कैपिटल सी क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। स्मॉलर सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। एंड एम रेफर्स टू मास ऑफ द बॉडी। सो आई कैन से एम आई कैन से capital C, which is heat capacity, will be equal to the product of mass and specific heat capacity. Got it? इसके बाद लास्ट टॉपिक अभी आज के लिए कर रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये हम लोग यूनिट मास को कंसिडर करके चलते हैं, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन बोथ नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड मास ऑफ द बॉडी। ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है,
हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला C डैश विल बी गिवन बाय Q बाय डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का जस्ट फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी C will be given by smaller c will be given by delta Q by m delta T. Smaller c is what? Specific heat capacity. It is what? Specific heat capacity. Capital C is what? Heat capacity. याद रखना ये हीट कैपेसिटी है और स्मॉलर सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, SHC। स्मॉलर हीट इज व्हाट? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिस इज व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कौन? स्मॉलर सी। यूनिट इज व्हाट? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। आई थिंक यहाँ तक रखना चाहिए आज के लिए, ठीक है, नहीं तो फिर पता चला ज्यादा हो जाएगा। आज के लिए यहाँ तक रहने दे क्या? टेल मी कैलोरीमेट्री आई हैव फिनिश टिल योर फ्रॉम योर बुक सेलिना, बुक ऑफ सेलिना, टिल पेज नंबर 281। नेक्स्ट डे फिर हम लोग देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ कैलोरीमीटर, फिर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर ऑफ कैलोरीमेट्री। ये होता है इसमें हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉडी विल बी सेम एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल्स होगा, इससे रिलेटेड फिर होता है न्यूमेरिकल्स, फिर कुछ कुछ काउज है, ठीक है। उसके बाद फिर आई थिंक योर फिर ये लेटेंट हीट का कंसेप्शन आई हैव ऑलरेडी जस्टिफाइड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? फेज चेंज होता है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी स्टोर्ड होता है दैट्स व्हाट वी कॉल लेटेंट हीट। चेंज ऑफ फेस, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। फिर LF क्या होता है, LS क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ सॉल्डिफिकेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दिस ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस। हीटिंग कर्व देखेंगे, फिर इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट, दिस आई विल डिस्कस। एंड देयर आफ्टर ये कर्व को डिस्कस करेंगे, ये अक्सर बोर्ड में आता है, कैसे वो फॉर्म होता है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट, इस दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, LF, जिसको हम लोग बोलते हैं LF फ्यूज, L फ्यूज, इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, इसको डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर फिर explanation of latent heat of melting on the basis of kinetic model, this we will discuss। आपको लगता है और 3 days लगेगा, योर कैलोरीमेट्री विल बी entirely finished, फिर एक दिन न्यूमेरिकल सारा कर देंगे, योर एंटायर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। गॉट इट? आज के लिए यहाँ तक ही।